सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने होली और शबे बारात के मौके पर शराब पीकर वाहन चलाने समेत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 2450 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों को लेकर कुल 2456 चालान काटे गए, जिनमें ज्यादातर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने को लेकर थे। शुक्रवार शाम को एक दुर्घटना में 13 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। इस हादसे में बारापुला फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी। पुलिस के आंकड़े के अनुसार 1921 लोगों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने, 314 पर दोपहिया वाहन पर 3 लोगों के सवार होने, 196 लोगों पर नशे में गाड़ी चलाने एवं 25 लोगों पर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने को लेकर जुर्माना लगाया गया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक विवेक किशोर ने इससे पहले कहा था कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर तैनात किया जाएगा। बिहार की एनडीए सरकार के अंदर मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने बोचहां उपचुनाव में जहां बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इसकी वजह बोचहां के पूर्व दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान का वीआईपी से होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सहनी पर तंज कसा है। पार्टी के राज्य प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सदन के अंदर तेजस्वी ने उन्हें रिचार्ज कूपन कहा था। राजद के बिहार प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, मां नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कह दिया था, मुकेश साहनी जी सुन लीजिए, आप रिचार्ज कूपन हैं, आपका फिर रिचार्ज हो पाएगा, बुरा न मानो, होली है। इसके साथ उन्होंने बोचहां विधानसभा उपचुनाव जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया। बता दें कि सहनी ने उम्मीद जताई थी कि इस सीट पर उसे बीजेपी का समर्थन मिलेगा, मगर यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाना सहनी को काफी भारी पड़ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा इस रविवार व सोमवार को आयोजित की जाएगी। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 20 व 21 मार्च को 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। राज्य के सभी 7 संभागीय जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 110 परीक्षा केंद्र बनाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुल 110 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सर्वाधिक जयपुर में 40 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। जोधपुर में 23, अजमेर में 17, भरतपुर में 12, बीकानेर में 9, कोटा में 4 और उदयपुर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 20,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत है। आयोग ने परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लिखे एक पत्र में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, कश्मीरी पंडित किलिंग्स से संबंधित सभी मामलों को फिर से खोलने और कश्मीर घाटी में हत्याओं की घटनाओं की फिर से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन करने का निर्देश देने की मांग की है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में 1989 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामलों की जांच के लिए उन्हें फिर से खोलने और जांच के लिए एक SIT के गठन की मांग की है। टेरर फंडिंग, हाफिज सईद और यासीन मलिक समेत अन्य पर UAPA के तहत आरोप तय। जिंदल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि SIT को अब तक दर्ज मामलों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और पीड़ितों को एक मंच प्रदान करना चाहिए जो न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने मामलों की रिपोर्ट करने में असमर्थ थे। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की है। NHAI ने निर्माण एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो LLC पर 6.67 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की धनराशि निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी होने से 7 दिन के अंदर जमा करानी होगी।
कंपनी पर अगले 3 महीने तक NHAI से जुड़ी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। बीते वर्ष 28 मार्च को एक्सप्रेसवे से जुड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के समय पिलर नंबर 107, 108 और 108, 109 के बीच पुल बनाने के लिए डाले गए स्पैन गार्डर गिर गए थे। इस घटना के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया गया। कमेटी ने पाया कि निर्माण एजेंसी ने आरओबी निर्माण के वक्त निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। गुणवत्ता और डिजाइन के निर्धारित मानकों से समझौता किया गया, जिसके चलते दोनों स्पैन ढह गए। यह पूरी तरह से टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम SDMC की योजना इंटरनेशनल सर्किट पर वेस्ट डुआर्ट थीम पार्क को बढ़ावा देने की है। इसी योजना पर काम करते हुए SDMC ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स की मदद से बुधवार को पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क में 27 देशों के राजदूतों और दूतावासों के प्रतिनिधियों के दौरे का आयोजन किया। SDMC आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, कोस्टारिका, क्यूबा, मॉरिशस, फिजी, वियतनाम, भूटान, श्रीलंका और डेनमार्क जैसे देशों के उच्चायुक्तों, राजदूतों और प्रतिनिधियों ने पार्क का दौरा किया। आयुक्त ने कहा, पार्क में पूरे भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों जैसे चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, मैसूर पैलेस और मीनाक्षी मंदिर जैसी अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की 22 प्रतिकृतियां हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्च न्यायालय में विरोध किया। पुलिस ने कहा कि पठान के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे अपने किए गए गलत कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यदि आरोपी पठान को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की ओर से पेश स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि पठान अवैध हथियार और गोला बारूद रखता रहा है और उसे अपने अवैध कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है। इसमें यह भी कहा है कि आरोपी द्वारा एक पुलिसकर्मी और जनता पर गोली चलाने का उसका साहसी कार्य दिखाता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह इस तरह के आपराधिक कृत्य को दोबारा से अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने न्यायालय को बताया है कि आरोपी हिंसा के एक अन्य मामले में आरोपी है और उस मामले में भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पठान फरार हो गया था और अदालत ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को अब तक खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो सकता है। आगामी 28-29 मार्च को बैंक कर्मचारी यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल है। इस हड़ताल की वजह से RBL बैंक की कुछ शाखा में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। ये बात RBL बैंक की ओर कही गई है। RBL बैंक ने शेयर बाजार से कहा है कि उसके रत्नाकर बैंक अधिकारी संगठन और रत्नाकर बैंक कर्मचारी संघ क्रमशः ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA से संबद्ध हैं। बैंक की ओर फाइलिंग में कहा गया है, उपरोक्त यूनियनों से जुड़े बैंक के कर्मचारी हड़ताल में भाग ले सकते हैं। विषय बैंक स्तर के मुद्दों से संबंधित नहीं है। 4 रुपए के शेयर की हर दिन बढ़ रही खरीदारी, 52 हफ्ते का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस। RBL बैंक के मुताबिक वह हड़ताल के दिनों में अपनी शाखाओं कार्यालयों के सुचारू कामकाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, लेकिन संभावना है कि हड़ताल के पूरा होने पर उसकी कुछ शाखाएं भी प्रभावित होंगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश आज भर क्या भाजपा में जाने वाले हैं? इस सवाल को लेकर यूपी के राजनीतिक गलियारों में शनिवार को अचानक अटकलें लगाई जाने लगी। कई मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया कि राजभर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब ओम प्रकाश राजभर ने इस पर सफाई दी है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात की तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि न चर्चा है न मुलाकात है, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली है। अभी तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, फिर देखा कि 25 को है। पंजाब में सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेरोजगारी दूर करने को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को कुल 25,000 सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल हैं। पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद शनिवार को भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहला कदम उठाया गया। पंजाब कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले मंत्रियों को शपथ दिलाया गया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी आप के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहां पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने हैं। इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, विजय सिंगला, लालचंद, गुरमीत सिंह मीथेयर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा, हरजोत सिंह भैंसौड, बलजीत कौर को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 18 पद हैं।